नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिस दौरान बीती रात आप नींद के आगोश में जाने की तैयारी कर रहे थे, गुजरात उस दहशत के साइज से जूझ रहा था जिसकी तैयारी पिछले एक हफ्ते से की जा रही थी। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बिपरजॉय से जुड़ी हुई दे रहे हैं। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया है बिपरजॉय। कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, तूफान की चपेट में आने से करीबन 22 लोग घायल हो गए हैं। 23 पशुओं की मौत हुई है। तेज हवा में 524 पेड़ गिरे हैं। 940 गांवों की बत्ती गुल हो गई है। भावनगर की बात करें तो पशुओं को बचाने की कोशिश में पिता पुत्र की मौत की खबर सामने आ रही है। लैंडफॉल के बाद से हवा की रफ्तार कम हुई है। तो बड़ी खबर, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीती रात 12 बजे लैंडफॉल हुआ है, कच्छ में लैंडफॉल हुआ, जिसके बाद अब हवाओं का रुख सामान्य होता जा रहा है, या यूं कहें कि स्पीड कम होती जा रही है। गुजरात के तट से टकराने के बाद बिपरजॉय का जो आक्रामक स्वरूप था वो कुछ हद तक शांत होता हुआ, लेकिन इस बीच वाकई प्रशासन की तैयारियों की तारीफ करनी लाजमी हो जाती है। कैजुअलिटी लगभग ना के बराबर। कई पशुओं की जान जरूर गई है। 2 दर्जन के करीब पशुओं की जान गई है। 524 पेड़ उखड़ गए हैं और 940 गांवों की बत्ती गुल हो गई है। यानी कि बिजली विभाग के जो 300 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए थे, टीमें लगाई गई थी, उनके लिए काम बढ़ गया है। तो कुछ आपको अहम तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से बिपरजॉय का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको, तस्वीरें बेहद खास। देखिए, बिपरजॉय जिस दौरान देश के अंदर एंटर हो रहा था, गुजरात के कच्छ से टकराने वाला था, उस दौरान की तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपको बताएंगी कि ये कहर कितना ज्यादा था। देखिए किस तरीके से हर क्षेत्र में सिर्फ पानी ही पानी, तबाही ही तबाही नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अमूमन आप तमाम बार जब प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, उस दौरान जिस तरीके के हालातों से देश जूझता है, उस जैसे हालात इस बार नहीं थे। मैनेजमेंट बेहतर था। 17 से ज्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई थी। अलग अलग क्षेत्रों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इन स्थितियों को सामान्य करने में अभी बहुत समय जाने वाला है। पेट्रोल पंप की तस्वीरें देखिए। आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल पंप जरूरी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पेट्रोल पंप नस्तेनाबूद हो चुका है तूफान की आगोश में। और गाड़ियां, आपने मेहनत की कमाई से गाड़ियां खरीदी होंगी, लेकिन फिलहाल वो पानी और बारिश, तमाम मौसम की चपेट में आने के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। ये देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि गुजरात में किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें इस दौरान सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हालात नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें खास हो जाती हैं ऐसे मौके पर जब हम बात कर रहे हैं कि 500 से ज्यादा पेड़ों ने अपनी जड़ें छोड़ दी और जमीन छोड़ करके वो बाहर आ गए हैं, गिर गए हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं जो न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कई पशुओं की जानें गई हैं, कई पशुओं की जानें गई हैं इस पूरे घटनाक्रम में। साथ में कई गांव ऐसे हैं जिनकी बिजली गुल हो गई है। बिजली का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो देखिए किस तरीके से ये बिजली के पोल हैं जो कि उखड़ चुके हैं, जिनको ठीक करने में बिजली विभाग की बहुत मेहनत जाने वाली है। यानी कि बिजली विभाग के लिए काम बढ़ गया है। साथ में सड़कों से पानी को निकालना, ये भी एक बड़ा टास्क होने वाला है। इस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे बिपरजॉय तूफान ने किस तरीके से कहर बरपा कर रखा है। भावनगर में पशुओं को बचाते समय पिता पुत्र की मौत की खबर सामने आ रही है। गुजरात में 18 जून तक 99 ट्रेनों को रद्द किया गया है। अब ऐसे हालात, ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो समझ सकते हैं ये लाजमी है। गुजरात के 940 गांवों की बत्ती गुल हो गई है। जैसा कि जिक्र आपसे किया कि बिजली विभाग का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि उनको अपनी स्थिति को संभालने में भी पहले समय जाएगा।
इस बीच पीएम मोदी ने सीएम पटेल से हालातों की जानकारी ली है। पीएम मोदी खुद पूरे हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। गुजरात के तट से तूफान टकराया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो तूफानी हवाएं हैं, जो आप यहाँ पर ये तूफान देख पाएंगे, ये वो बिपरजॉय है जिसने गुजरात के अंदर कहर बरपाया है। वो कहर जिनकी तस्वीरें आप देख पाएंगे। बिपरजॉय तूफान ने कहर बरपाया है। 15 जहाज नेवी की तरफ से तैनात किए गए हैं। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह अभी भी दी गई है, क्योंकि स्थिति को सामान्य करने में समय लगेगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का पीक देर रात 12 बजे के आसपास रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब जो राहत का काम है वो धीरे धीरे शुरू करने का प्रयास लगातार जारी है। आगे आप ग्राफिक्स के जरिए समझ पाएंगे कि क्या कुछ हालात रहे। पीछे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मरीन ड्राइव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लहरों ने अभी भी उत्पात मचाना कम नहीं किया है। लहरों का उत्पात अभी भी जारी है, लेकिन हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें पहले सामने आ रही थी, यानी कि कल सामने आ रही थी, हाई टाइड हो रहा था, वो थोड़ा सा सामान्य हुआ है, वो बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। जो तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, 94,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, यानी कि स्थानांतरित किया गया है। शेल्टर होम्स में वो रहेंगे। अब सोचिए, जिन 94,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है, उन 94,000 लोगों में से कई लोगों का घर तटीय क्षेत्र में होगा, जो कि तबाह हो चुका है। जिनको एक घर मुहैया कराना, आवास मुहैया कराना सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। उस टास्क को कैसे फुलफिल करेगी गवर्नमेंट? आफ्टर इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। उस टास्क को फुलफिल करना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ में उतने दिनों तक लोगों को एक बेहतर जीवन मुहैया कराना, बच्चों को एजुकेट कर पाना, ये भी टास्क होगा। साथ में देखिए किस तरीके से बिजली के खंभे पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, सड़कों पर पानी भरा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, यानी कि जीवन समाप्त हो गया है तटीय क्षेत्रों में। साथ में हम बात लगातार ये भी कर रहे हैं कि सरकार के लिए टास्क है, लोगों को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में ऐसा नहीं है कि देश गुजरात के साथ नहीं खड़ा है, देश गुजरात के साथ खड़ा है। और साथ में ये भी बात है कि बेहतर प्रदर्शन प्रशासन ने किया है, सबक लिया है आपदाओं से, और आपदाओं से सबक लेने के बाद जिस तरह की तस्वीर और कम से कम कैजुअलिटी सामने आई है, ये बेहतरीन बात है। बिपरजॉय के तबाही का जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था, गुजरात ने अपने आप को जिस तरीके से तैयार किया, केंद्र से लेकर के राज्य तक हर किसी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस बीच बिपरजॉय के बीच असम में बाढ़ से तबाही आ गई है। असम में बाढ़ की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए। 3 जिलों के अंदर 29,000 लोग प्रभावित हुए हैं, यानी कि गुजरात ही नहीं बल्कि असम में भी तांडव देखने को मिला है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अब बिपरजॉय जैसे जैसे गुजरात को छोड़कर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो सितम है, ये जो कहर है, इसकी छाप, इसके पदचिन्ह आगे बढ़ते जाएंगे। और हालांकि स्पीड कम होती जाएगी, ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन उन क्षेत्रों के लिए जहां पर जनजीवन सामान्य है, उनके लिए मुश्किल की घड़ी जरूर है। 3 जिलों की अगर हम बात करें, 29,000 लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम रवि गाड़ोदिया, डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ के एक नागरिक अपनी आप बीती सुना रहे थे। असम का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। असम में बाढ़ से तबाही जैसे हालात बन गए हैं। असम में लगभग 21,000 लोगों को बाढ़ से प्रभावित बताया जा रहा है। असम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख पाएंगे इस समय, ये असम की तस्वीरें हैं। तटीय क्षेत्रों में पेड़ों को काटा जा रहा है, जो प्रभावित हो गए हैं ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है। लोग हालांकि स्थितियों को सामान्य करने की कवायद में भी जुटे हुए हैं, लेकिन ये तो तय है कि 21,000 लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। और बाढ़ से तबाही का मंजर बिपरजॉय की वजह से असम में भी देखने को मिला है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, असम की ये तस्वीरें हैं। दोनों ही तस्वीरें आप देख पाएंगे, तटीय क्षेत्र की तस्वीरें और लोगों के रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। पानी पानी, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। और ये बाढ़ जैसे हालात किस वजह से हैं समझिए, बिपरजॉय की वजह से इस तरीके के हालात क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। असम की सरकार, असम के प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा टास्क, लोगों के लिए मुसीबत कम नहीं है। और अभी सिर्फ असम नहीं,
देखिए, जैसे जैसे बिपरजॉय आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। इस तरह की तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से सामने आएंगी। अभी हमने गुजरात की कहानी पढ़ी, गुजरात के बाद बारी असम की आई है, असम के बाद अन्य क्षेत्रों की तस्वीरें भी सामने आने वाली हैं, क्योंकि 20 तारीख तक बिपरजॉय का जो प्रभाव है वो देश के अंदर रहने वाला है। और ये प्रभाव सिर्फ और सिर्फ गुजरात और असम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये प्रभाव स्थानांतरित होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, और शिफ्ट होते होते ये सफर तय करेगा उत्तर प्रदेश तक का। इस बीच आपको जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर दे रहे हैं। एक बार फिर से आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास मुठभेड़ जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी तो क्या आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मुठभेड़। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपको दे रहे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। G20 की बैठक से पहले भी देखे 50 से ज्यादा ऑपरेशंस जिनको सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, उसके बाद भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसमें फिर चाहे वो राजौरी क्षेत्र हो या कुपवाड़ा हो या अन्य क्षेत्रों, पुंछ, ऐसे क्षेत्रों में लगातार इस तरह की एक्टिविटीज जारी रहती हैं जहां पर सुरक्षा बलों को एक्टिव मोड में ही रहना पड़ता है। आज की तस्वीर कुपवाड़ा से सामने आ रही है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एलओसी के पास मुठभेड़ ये हुई है जहां पर जो कुछ गांव है वहां पर घेराबंदी करते हुए तलाशी का अभियान भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो इस बीच देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि राजस्थान का रुख करेंगे, सियासत की बात करेंगे। सीएम गहलोत ने फिर से बोला केंद्र सरकार पर हमला, केंद्र सरकार पर गलत नीतियां लाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। तो सियासत के जादूगर जब बरसते हैं, गरजते हैं, तो सीधे टारगेट पर लेते हैं किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सीएम गहलोत ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। केंद्र से देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। धौलपुर में सभा को संबोधित करते हुए यह बात सीएम अशोक गहलोत ने कही है। समझिए, जब भी लोकसभा चुनाव करीब आते हैं, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव करीब आ रहे थे तो आपने अनुप्रिया पटेल सहित जो तमाम नेता थे जो खुद के अलायंस में थे, एनडीए में थे, उन्होंने भी मांग उठाई थी। अशोक गहलोत तो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। सपा हालांकि इस मांग को दोहराती रही है। धौलपुर में जनसभा कर रहे थे अशोक गहलोत, इस मांग को उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी करती है सरकार, अपनी बात पर रहती नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कुश्ता, माली, सैनी, समाज सबको कहना चाहूँगा, मौर्य हो चाहे साक्य हो, कोई कौम हो, ओबीसी की हो, SC ST की हो, समय आ गया है हम मांग करें। 1931 के अंदर जनगणना हुई थी जातीय वाइज, 1931 के अंदर, उसके बाद कभी गणना नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि अब आप टाइम आ गया, अब आप जनगणना करवाओ, जिससे मालूम पड़े भाई किसकी कितनी आबादी है, उसी ढंग से आरक्षण के फैसला हो सके। ये हम लोगों की मांग है, उसमें हम लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सब लोग मिलकर हम लोग मांग करेंगे तो भारत सरकार को झुकना पड़ेगा और जातीय वाइज जनगणना करानी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। और मैं कुश्ता, माली, सैनी, समाज सबको कहना चाहूँगा। चलिए, सियासत का जिक्र हो और बिहार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जितन राम मांझी को अभी आपने देखा था मंत्रिमंडल और जो गठबंधन है उससे जा रहे थे, लेकिन अब मंत्रिमंडल में कोई आ गया है। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है आज। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ घंटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश मंत्रिमंडल का यह आखिरी दाव। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बिहार के सियासी गलियारों से दे रहे हैं, जहां पर
मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें थी उन पर विराम। रत्नेश सदा के नाम के साथ अब से कुछ ही घंटों के बाद रत्नेश सदा मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राजभवन में 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। चलिए कर्नाटक का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द कर देगी कर्नाटक सरकार। जी हाँ, पाठ्य पुस्तकों में यानी कि आपके बच्चे जो किताब पढ़ते हैं स्कूल जाते समय, उसमें अगर हेडगेवार का चैप्टर है उसको भी हटा दिया जाएगा। कर्नाटक में निजाम बदलने के साथ ही पुराने कानूनों को पलटने का काम शुरू हो गया है। महीना बीतते ही कांग्रेस सरकार ने पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द करने की न सिर्फ पूरी योजना बना ली है बल्कि कर्नाटक कैबिनेट ने इस पर मोहर भी लगा दी है। जल्द ही इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में सीधे तौर पर कहा कि आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और हिंदुत्ववादी विचारक वीडी सावरकर से संबंधित चैप्टर्स नहीं होंगे। विपक्ष का जिक्र हो रहा है और विपक्ष का जिक्र हो राहुल गांधी की बात ना हो अधूरा लगता है। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, बड़ा बयान दिया है। मणिपुर मुद्दे पर राहुल गांधी बोले हैं पीएम मोदी उनके निशाने पर। कहा पीएम मोदी ने देश को कर दिया निराश क्योंकि मणिपुर हिंसा पर खामोश हैं प्रधानमंत्री। वो पूरी तरीके से खामोश है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा प्रहार बोला। मणिपुर में हर दिल में खुले मोहब्बत की दुकान, यह आह्वान किया है, अपील की है राहुल गांधी ने। मणिपुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी के निशाने पर रहते हैं और जब भी निशाने पर रहते हैं बीजेपी हमलावर हो जाती है। अब कुछ दिनों में, कुछ देर में, कुछ घंटों में आप प्रवक्ताओं की बाइटें भी सुनेंगे जिनमें वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे होंगे। हालांकि मणिपुर हिंसा पर उन्होंने बोला है, मणिपुर हिंसा को लेकर के गृह मंत्री का जो स्टैंड रहा उस पर भी राहुल गांधी को बोलना चाहिए था कि वो किस तरीके से वहां पर गए, हालातों का जायजा लिया, उस पर भी अपना कमेंट देना चाहिए था। उस पर बोले नहीं है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री पर निशाना जरूर साधा है। यूपी के सोनभद्र की बात करेंगे जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सोनभद्र के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। फायरब्रांड नेता हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के क्रम में आगे बढ़ रही है। इसी के तहत जनसभा सोनभद्र में होगी। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर को 3 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कहां जाएंगे समझिए, उरमौरा जाएंगे। अगर आप सोनभद्र के हैं तो उरमौरा का टिकट कटा लीजिए, बस में बैठ जाइए और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनाइए। डाट परिसर में विशाल जनसभा होगी। जिले की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। सोनभद्र का रुख करने वाले हैं। खदानों के लिए फेमस है सोनभद्र, अभ्रक प्रदेश बोला जाता है सोनभद्र को। ऐसे में सोनभद्र के लिए बड़ी सौगात भरा दिन है आज। सीएम योगी आदित्यनाथ महाजनसंपर्क अभियान के तहत ही जनसभा को संबोधित करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान अगर आपके जहन में थोड़ा सा धुंधला हो गया हो तो आपको वापस से याद दिला देते हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान मना रही है। यानी कि बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर लगातार लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे जो कि हरियाणा से है। सीएम मनोहर लाल ने दयालु योजना के तहत लगभग 223 लाभार्थियों को 6.36 करोड़ यानी कि 6 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा करा दी है। इस तरह दयालु योजना के लाभार्थियों को सीएम मनोहर लाल ने सीधे तौर पर सांत्वना राशि जारी की। दयालु योजना पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता उनका परिवार है और परिवार के एक एक सदस्य की चिंता उनको रहती है। दयालु योजना भी एक ऐसा ही प्रयास है जिससे ऐसे परिवारों को राहत दी जा रही है और दी जा सके, ये उनका प्रयास है। दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% से ज्यादा दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान
की जाती है। इस बात का प्रावधान है। आपको बता दें, इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की ओर से किया जा रहा है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। रुख वापस दिल्ली का करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कल चार्जशीट फाइल हुई और आज पुलिस की दस्तक ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर। इस बीच एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है ये। तस्वीरें देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के घर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा बलों की तैनातगी और इस बीच एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि ये व्यक्ति कौन है अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। आवास पर पहुंच गई है पुलिस, दिल्ली पुलिस पहुंची है। एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कल चार्जशीट दायर हुई 354, 354A, 354D मामले के तहत मामला दर्ज हुआ था। एक जो चार्जशीट थी वो 550 पेज की थी और दूसरी भी लगभग इतने की थी। अली जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अली, क्या कुछ अपडेट है? कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए पूजा, सबसे पहले तो आपको बताएं, इस पूरे मामले में 2 FIR दर्ज हुई थी। पहली FIR थी नाबालिग से, जिसमें पॉक्सो एक्ट लगी थी, और दूसरी में जिसमें 6 महिला बालिग पहलवान थी, उनकी तरफ से 354, 354A, 354B के तहत FIR दर्ज की गई, जिसकी चार्जशीट दाखिल की गई है। पहली जो FIR में पॉक्सो एक्ट में क्लीन चिट मिल गई है। दूसरी जो FIR है जिसमें बालिग महिला पहलवान है 6, उनकी तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है पुलिस की तरफ से, उसमें तमाम बयानों को दर्ज किया गया है, साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया है। और जो सबसे बड़ा अपडेट ये है इसमें दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि जो 6 महिला पहलवान हैं उनकी तरफ से तमाम साक्ष्य दिए गए हैं पुलिस को, जिसमें ये जाहिर हो रहा है कि कहीं उत्पीड़न और छेड़छाड़ की बात साबित हुई है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें जो ब्रजभूषण सिंह जो है उनके यहाँ से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स काफी समय से उनके घर के चक्कर लगा रहा था और ये संभावना जताई जा रही थी कि ये कुछ अनहोनी कर सकता है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अली जुड़े जिन्होंने तमाम कयासों पर विराम इसी बात से लगा दिया है कि इस व्यक्ति को, जिसको ब्रजभूषण शरण सिंह के घर से गिरफ्तार किया गया है, इस अनहोनी के डर से गिरफ्तार किया गया है कि कुछ अनहोनी ना हो, यानी कि कुछ गलत होने से पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।